हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 11 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी ये मॉक सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में मिली गुफा को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में एक गुफा मिली है जिसको नाम दिया गया है महाकालेश्वर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में अप्रैल 2022 में पिथौरागढ़ जनपद में हाट कालिका मंदिर, कहाँ पर, हाट कालिका मंदिर के पास 8 तल वाली विशाल गुफा मिली है, जिन्हें 4 स्थानीय युवकों द्वारा खोजा गया है और इस गुफा को महाकालेश्वर नाम दिया गया है। इस गुफा के अंदर शिवलिंग मिली है और शिवलिंग की एक आकृति मिली है और चट्टान से पानी टपक रहा है यहाँ पर। और देखिए, अन्य देवी देवताओं के चित्र भी इस गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो हाल ही में अप्रैल माह में ये गुफा मिली है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है। देखिए, मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की जो मूर्ति है ये है आपके लाखा मंडल में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लाखा मंडल जो है ये देहरादून से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और किन नदियों के संगम पर स्थित है पूछा जाए आपसे, तो किन नदियों के संगम पर, यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है लाखा मंडल। और लाखा मंडल जो है ये मूर्तियों का भंडार है और यहाँ पर उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। देखिए, उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है गोविंद चातक को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, गोविंद चातक, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1933 ईस्वी को टिहरी के सरका सैनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और शुरू में इन्होंने गढ़वाली में, ध्यान दीजिएगा, शुरू में इन्होंने गढ़वाली में अंगारा तथा रैबार जैसी पत्रिकाएं शुरू की, लेकिन बाद में ये आकाशवाणी में चले गए। और देखिए, केकड़े, इसके अलावा काला मुंह, दूर का आकाश, इसके अलावा बांसुरी बसती रही। तो केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश और बांसुरी बसती रही, ये इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली ये पुस्तकें हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं
मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए मुरली मनोहर जोशी, इनका जन्म हुआ 5 जनवरी 1934 ईस्वी को। 5 जनवरी 1934 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ? गल्ली गांव अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के गल्ली गांव में इनका जन्म हुआ। और देखिए वर्ष 1958 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएसपी और फिर डी.फिल की उपाधि ग्रहण की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अध्यापन कार्य ये करने लगे। और वर्ष 1994 ईस्वी में विभागाध्यक्ष के पद से ये सेवानिवृत्त हुए ये वर्ष 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्तराखंड के किस जनपद को तीसरा स्थान मिला है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिएगा। वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्तराखंड के किस जनपद को तीसरा स्थान मिला है? पिथौरागढ़ जनपद को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की है और इस योजना के तहत सड़क निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर के, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर कौन सा जिला है? जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला। और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 421.88 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य पूरा कर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा है? मंडी है। पहले स्थान पर है उधमपुर और दूसरा स्थान पर है मंडी नामक जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। और देखिए इसी क्रम में पिथौरागढ़ जो है, इसको कौन सा स्थान मिला है? पिथौरागढ़ जनपद को, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद को मिला है तीसरा स्थान। और अल्मोड़ा की अगर हम बात करें, अल्मोड़ा जनपद को कौन सा स्थान? 10वां स्थान अल्मोड़ा जनपद को मिला है। और चमोली जनपद को मिला है उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए इस सेशन में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इसीलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड ना होना पड़े। डेली 3 से 4 क्वेश्चन करंट के इसमें डाले जा रहे हैं, इस मॉक सीरीज में इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप फॉलो कीजिएगा। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड टॉप 20 MCQ वाली सीरीज़ भी कल से रात को 8 बजे आपकी डेली चलेगी। तो रात को 8 बजे भी वो क्लास आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये क्लास कल से आपको 5 बजे मिला करेगी। तो 5 बजे आप इस क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार रहे। 5 बजे नहीं मिलती है तो अराउंड 6 बजे तो आपको मिल ही जाएगी ये क्लास। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस क्लास को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास आपको मिलती है, डेली क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए हाल ही में 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? सचिन बोरा है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए रांची में, कहां पर? रांची में 16 और 17 अप्रैल को आयोजित हुई थी 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। कब हुई थी? रांची में ये आयोजित हुई थी। कब? 16 और 17 अप्रैल को। तो ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के एथलीट्स ने 4 कांस्य पदक और 1 स्वर्ण पदक
के साथ कुल कितने मेडल, 5 मेडल जीते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के एथलीट्स जो हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य से पार्टिसिपेट किया था रांची में, तो उत्तराखंड के एथलीट्स ने 1 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 5 मेडल प्राप्त किए हैं। और देखिए अंडर 20 बॉयज़ वर्ग के 10 किलोमीटर वॉक में चंपावत के हैं सचिन बोरा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने 43 मिनट और 12 सेकंड का समय इसमें लिया है। और इसी वर्ग में चमोली के आदित्य नेगी ने 44 मिनट और 27 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता है। और 20 किलोमीटर पैदल वॉक में चमोली के हैं परमजीत सिंह, जिन्होंने 1 घंटा 23 मिनट और 27 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता है। और पुरुष की 35 किलोमीटर की वॉक में नैनीताल के हैं चंदन सिंह, जिन्होंने 2 घंटा 42 मिनट और 2 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता है। और 35 किलोमीटर वॉक में काशीपुर की है पायल, पायल है, इन्होंने 3 घंटे 15 मिनट और 47 सेकंड के साथ इतना समय लिया इन्होंने, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है किसको? हेनरी रैमजे को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रैमजे जो हैं ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मूल रूप से हेनरी रैमजे जो थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के ये चचेरे भाई थे। और इन्होंने उत्तराखंड में कंजरवेटर का एक पद होता था, तो कंजरवेटर के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने एक प्रथा को समाप्त किया। कौन सी प्रथा थी ये प्रथा थी ठेकेदारी प्रथा। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि कौन से ऐसे उत्तराखंड के कंजरवेटर थे या किन्होंने कंजरवेटर के पद पर कार्य करते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया? तो ये थे हेनरी रैमजे। और देखिए सर्वप्रथम वन बंदोबस्त भी किसने करवाया था? हेनरी रैमजे के द्वारा ही कराया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में तेफना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए राज्य में तेफना नामक जो परियोजना है ये किस नदी पर है? नंदाकिनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नंदाकिनी नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है नंदाकिनी नदी का? तो नंदाकिनी जो नदी है ये त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंघटी से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुंघटी से। अगला क्वेश्चन है आपका, छतरा बांध किस नदी पर स्थित है? छतरा नामक जो बांध है ये किस नदी पर है? टोंस नदी पर। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए टोंस नदी ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? टोंस नदी है। और देखिए उत्तरकाशी में स्थित बंदरपुछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोबरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है कौन सी नदी? टोंस नदी, जो कि कुछ दूरी तक ये किस नाम से जानी जाती है? तमसा के नाम से भी जानी जाती है। और उत्तराखंड व हिमाचल की बॉर्डर पर 148 किलोमीटर के बाद यह जो नदी है टोंस नदी ये कालसी डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है? तो देखिए चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये कौन सा दर्रा? बारातोही दर्रा है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कालिंदी दर्रे की अगर हम बात करें, कालिंदी दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? उत्तर काशी और चमोली को। उत्तर काशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है कालिंदी दर्रा। और आपका देखिए भ्यूडार दर्रा जो है ये चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है भ्यूडार दर्रा। और आपका लास्पा दर्रा की बात करें तो लास्पा दर्रा जो है ये चमोली और
पिथौरागढ़ को जोड़ता है, चमोली व पिथौरागढ़। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। और देखिए बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग के द्वारा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दर्रा, ट्रेल पास नामक दर्रा। ट्रेल पास दर्रे की खोज किस वर्ष हुई थी? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आ रहा है। और बागेश्वर और चमोली की बात करें तो बागेश्वर और चमोली के बीच कौन सा दर्रा है? सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा नामक जो दर्रा है ये बागेश्वर और चमोली के बीच का दर्रा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है सेशन को बनाने में, फिर टाइप किया जाता है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना होता है, तो काफ़ी मेहनत से ये क्लास बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा हमारी इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। पूरी टीम लगी रहती है स्टडी विद एम की आप सभी को इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है या आपको कोई क्लास हो तो आपको प्रोवाइड कराई जाती है स्टडी विद एम के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इसके अलावा देखिए उत्तराखंड पुलिस के जो फिजिकल हैं वो 15 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं आपके 15 मई से। तो आप सभी लोग उत्तराखंड पुलिस वाले भी तैयारी में लग जाइए। और आगामी उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम है रिटर्न भी आपका जल्द ही हो जाएगा। तो रिटर्न के लिए भी आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसके अलावा रात को 8 बजे वाली जो सीरीज डेली चलती है उत्तराखंड टॉप 20 MCQ वाली, तो उस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड पुलिस वाले भी फॉलो कीजिएगा। तो देखिए लड़ीधुरा जो मेला है ये किस जनपद में लगता है? लड़ीधुरा मेला लगता है किस जनपद में? चंपावत जनपद में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए लड़ीधुरा मेला चंपावत के बाराकोट में, चंपावत के कहाँ पर? बाराकोट में पमता के देवी मंदिर में लगता है। और मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसमें स्थानीय लोग जो हैं ये बाराकोट तथा काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। और दूसरे दिन जो है डंगरिये यानी जिन पे देवता आता है, जिनमें देवता आता है उनको डंगरिये बोला जाता है। तो दूसरे दिन डंगरिये के रूप में जो देवता हैं उनको रथ में बैठाया जाता है और भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? देखिए छलिया महोत्सव ये मनाया जाता है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक। अगला है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? देखिए आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो विटामिन है ये कौन सा? विटामिन सी है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है विटामिन सी को। और विटामिन सी जो है ये शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं और यौगिक का निर्माण करने और उन्हें सहयोग करता है। और देखिए बॉडी में विटामिन सी कई तरह के रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है, जैसे कि तंत्रिकाओं तक और कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करता है ये। इसके अलावा हड्डियों को जोड़ने वाला कोलेजन नाम का जो पदार्थ होता है ये रक्त वाहिकाएं, लिगामेंट्स, कार्टिलेज आदि अंगों को भी अपने निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। तो इन सभी के निर्माण के लिए, कोलेजन के लिए, इसके अलावा हड्डियों के निर्माण के लिए भी विटामिन सी जो होता है ये आवश्यक होता है। और विटामिन सी जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी विटामिन सी जो है ये हेल्पफुल रहता है। और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको, कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। देखिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सेशन को
डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप से कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। तो डेली आधे घंटे की लगभग ये सीरीज चलती है, तो आधे घंटे आप निकाल सकते हैं अपने लाइफ के लिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा का सम्मान करने के लिए तिथि का चयन किया गया था। और देखिए, मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? औपचारिक स्थापना हुई थी इसकी 4 दिसंबर 1950 ईस्वी को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई थी। मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए, आपको नृत्यों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले सीरीज चलाई हुई थी हमारी, अपर पीसीएस प्रीलिम्स मॉक सीरीज चलाई हुई थी। तो उसमें कई नृत्य शैलियाँ आपको बताई हुई थी। जिन लोगों ने दिया होगा अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो उनको पता होगा, और जिन्होंने सेशन को फॉलो किया होगा तो उसमें नृत्य शैलियों से संबंधित भी क्वेश्चन बताए थे। तो सीधे वो क्वेश्चन आपके पेपर में छपे थे। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के द्वारा। तो देखिए, नृत्य शैलियों से आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली बताना है किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भरतनाट्यम या इसको सधिर अट्टम भी बोला जाता है, सधिर अट्टम। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है, और इस नृत्य कला में भाव, राग और ताल इन 3 कलाओं का समावेश होता है, और यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और देखिए, इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं। और देखिए, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है किसको? भरतनाट्यम को। और यह नृत्य तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, लाई हरोबा जो है ये लोक नृत्य है किस राज्य का? मणिपुर राज्य का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाई हरोबा मणिपुर के मुख्य उत्सवों में से एक है। लाई हरोबा मणिपुर राज्य के मुख्य उत्सवों में से एक है, और यह नृत्य का प्राचीन रूप है। लाई हरोबा जो है ये नृत्य का प्राचीन रूप है, जो मणिपुर के सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है, और पूर्व वैष्णव काल में इसका उद्भव हुआ था, और आज भी यह मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। मणिपुर में यह नृत्य आज भी प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखिए, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, बांदीपुर अभयारण्य या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, और बांदीपुर अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कई प्रकार के बायोम है, लेकिन इसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन प्रमुख हैं। अगला देखिएगा, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? देखिए, घना जो पक्षी विहार है ये कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इसको जाना जाता है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, या इसको केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। कौन सा? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए, इसका पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से इसको जाना जाता था। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, और इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी हैं।
जैसे कि देखिए साइबेरिया से आए सारस, जो कि यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं, साइबेरिया से सारस, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू किया गया था वर्ष 1973 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ये 7 अप्रैल 1973 को हुई थी और इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है बढ़कर, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। और देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टटोर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टटोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का ये सेशन आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है ये भी हम बढ़ा देंगे। अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी सेशन में ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी पे ही डिपेंड है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। सरदार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर जो परियोजना है ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा बांध है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और दूसरा है आपका महेश्वर, सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं जो कि नर्मदा नदी पर बनी है। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना, मध्य प्रदेश राज्य के लिए बिजली पैदा करना और गुजरात के सूखाग्रस्त जो इलाके हैं वहां पर पानी पहुंचाना, इनका मुख्य उद्देश्य है इन दो परियोजनाओं का। कौन कौन से? सरदार सरोवर परियोजना और महेश्वर परियोजनाएं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।